YouTube के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं गोला पहुंच चुका हूं, गोला से निकल चुका हूं। अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। समाजीकरण क्या है? जैसा कि समाजीकरण के बारे में कहा जाता है कि यह सीखने की प्रक्रिया है और जिस तरह से शिक्षा हमेशा ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को हमेशा कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। और कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह हाड़ मांस का पुतला होता है। वह न तो सामाजिक होता है और न तो असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे वातावरण में वह आता है वह कुछ न कुछ सीखता है और इसी सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। और हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। खेल के मैदान में, बस में, ट्रेन में लोगों से भेंट होती है और बातचीत के क्रम में कुछ न कुछ सीखते हैं। दूसरा, हम विद्यालय में सीखते हैं। विद्यालय में भिन्न भिन्न क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जिसके माध्यम से हम कुछ न कुछ हमेशा सीखते हैं और इसी सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि माँ प्रथम पाठशाला होती है और सर्वप्रथम बच्चे माँ से प्रभावित होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें रामायण, महाभारत, गीता, कुरान की शिक्षा दी जाती है और इसलिए दी जाती है कि जो बच्चा गर्भ में है वह प्रभावित होता है और वह गर्भ से ही सीखता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छी अच्छी बातें को सिखाया जाना चाहिए। एक प्रश्न उठता है, क्या जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है? यह एक कठिन प्रश्न है। बहुत लोग इस प्रश्न को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं कि वाकई जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब अभिमन्यु अपने माँ की गर्भ में था तो उस समय अर्जुन एक ऐसा वाक्य को रखा था। वह एक कहानी सुना रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है। उसी समय उनकी पत्नी सो गई और कहानी अधूरा रह गया। अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने तक ही सीख पाए क्योंकि उनकी माँ सो चुकी थी। और इसलिए कहा जा सकता है कि जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है। इस बात को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है।
इसके अतिरिक्त खेल के मैदान में भी हम कुछ सीखते हैं। बच्चे वहाँ डिसिप्लिन सीखते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि जब उन्हें क्रिकेट खेलने को कहा जाता है तो उसमें एक कप्तान होता है और वह कप्तान सभी खिलाड़ी पर नियंत्रण रखता है और उसी समय से वह अनुशासन करने को सीख पाता है। इसके अतिरिक्त हम समाचार पत्र से भी बहुत कुछ सीखते हैं कि देश विदेश में क्या हो रहा है और हम प्रभावित होते हैं और हम सीखते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जो पुरानी चीज़ें होती है उससे हम प्रभावित होते हैं और सीखते हैं। आपने पुष्पक विमान का नाम सुना होगा। वर्षों हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान हुआ करता था और पुष्पक विमान को रावण उड़ाते थे। लोगों ने उस पुष्पक विमान को आधार मानकर वायुयान का आविष्कार किया। इसलिए कह सकते हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें होती है वो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। आज देखा जाए तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा पहुंचाते हैं। आज विज्ञान इतना आगे हो गया है कि हम एक जगह पर बात करते हैं तो दूसरे स्थान को देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ हम सीखते हैं और अगर हमारे मन में सीखने की जिज्ञासा रहेगी तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा और समाजीकरण में कोई ख़ास अंतर नहीं है। दोनों सीखने की प्रक्रिया है और जितना हम अध्ययन करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, जितना हम किसी बात को सोचेंगे हम सीख पाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा और समाजीकरण साथ साथ चलता है और हमेशा साथ साथ चलेगा। आप देखते होंगे कि पहले बैलगाड़ी का युग हुआ करता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी से कार, ट्रक इत्यादि का विकास हुआ, रेलगाड़ी का विकास हुआ और आज हम विकास की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तकनीकी ज्ञान का विकास हो रहा है और तकनीकी ज्ञान ही हमें उच्च शिखर पर पहुंचाएगा। बस हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम सही अर्थ में सीखें और सही अर्थ में उसका प्रयोग करें। यही बात सभी को समझने की आवश्यकता है। YouTube के माध्यम से मैं एक ऐसा संदेश देना चाहूँगा कि इस संदेश को हमेशा याद रखें और हमेशा सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आने वाला समय में निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कृषि के क्षेत्र में पहले जो कृषक हुआ करते थे वो खेती किस तरह से करते थे। वो हल बैल से खेती करते थे, काफ़ी समय लगता था। लेकिन आज आप देखते होंगे कि ट्रैक्टर के माध्यम से खेती हो रही है। आधुनिक बीज का प्रयोग किया जा रहा है और कम समय में हम अच्छा फसल उपजा लेते हैं।
इस बात को हमेशा समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में बहुत ऐसा स्थान खाली पड़ा हुआ है। लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि वो सही अर्थ में खेती करें, क्योंकि अगर सही अर्थ में खेती होगी तो हमारे देश में जो अन्न की कमी है, कमी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी हम भटक जाते हैं और खेती को छोड़कर हम दूसरे प्रांत जाते हैं। और अगर सही ढंग से अपने प्रांत में खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हम खुशहाल रहेंगे। और जब हम खुशहाल रहेंगे तो परिवार का विकास होगा। अगर परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और अगर समाज का विकास होगा तो संपूर्ण देश का विकास होगा। इसलिए इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा इस बात को समझें और आने वाला समय में एक ऐसा कार्य करें जो भारतवर्ष को उच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। आज आप देखते होंगे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या खोज कर रहे हैं, और अगर इसी रफ्तार में वैज्ञानिक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास हो सकता है। इंजीनियर सही ढंग में कार्य करते हैं, डॉक्टर सही ढंग में कार्य करते हैं। कुछ को छोड़कर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अंत में मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो, वो कार्य करते रहें, फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि कार्य ही किसी देश को महान बना सकता है। इस बात को हमेशा समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।